नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा संवाद 94 को ज्वाइन कर लेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने पिछली क्लास में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं तक पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना के बारे में देखते हैं। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्थापना जो है आपका ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। तत्कालिक वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड डफरिन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्कालिक वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड डफरिन थे। स्थापना इसका जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। और उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन आपके वायसराय थे। अवधि की अगर हम बात कर लेते हैं तो अवधि जो है आपका 28 से 30 दिसंबर 1885। किस अवधि में इसकी स्थापना हुआ था? तो 18 से 30 दिसंबर 1885। स्थान कौन था? आपका स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई था। आपका स्थान कहाँ पे था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। इसके प्रथम अधिवेशन के आपके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महासचिव की अगर हम बात करें तो प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आपका बम्बई में हुआ था। अगला हम देख लेते हैं द्वितीय अधिवेशन के बारे में। द्वितीय अधिवेशन कब होता है? 1886 में। 1886 में कब होता है? 1886 में होता है। कहाँ पे होता है? तो कोलकाता में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यानी कि प्रथम जो है फारसी अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका दादा भाई नौरोजी। तृतीय अधिवेशन के बारे में हम देखते हैं। तृतीय अधिवेशन जो है 1887 में होता है। कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। तृतीय अधिवेशन कहाँ पे होता है? 1887 में होता है। और कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अध्यक्ष थे आपका बरुद्दीन तैयबजी। अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयबजी थे। अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयबजी थे। और ये आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। प्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आपका बरुद्दीन तैयबजी थे। और इन्होंने तृतीय अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। कहाँ पे हुआ था तृतीय अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। अब हम देख लेते हैं जॉर्ज यूल के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूले। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 26वां अधिवेशन के बारे में। 26वां अधिवेशन कब हुआ था? 26वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था।
जनगण मन 1911 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में जनगण मन प्रथम गायन किया गया था। प्रथम गायन किया गया था किसका? जनगण मन का। किसका? जनगण मन का प्रथम गायन कहाँ पे किया गया था? तो आपका कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। जनगण मन आप हमारा राष्ट्रीय गान है। जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है। तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है, राष्ट्रीय गान का आपका जो है गायन कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे बीसर नारायण धर। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बीसर नारायण धर। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसर नारायण धर थे। 26वां अधिवेशन कहाँ होता है? 1911 में होता है। कहाँ पे? कोलकाता में होता है। जनगण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। कब? 1911 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसर नारायण धर थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बेसेंट बनती है 1917 में। याद रखेंगे कब बनती है? 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था। कोलकाता अधिवेशन में आपका एनी बेसेंट जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। और वर्ष कौन था? 1917 था। और किस अधिवेशन में बनी थी? तो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1924 में। कब किया था? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? आप इनका बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन सा अधिवेशन था आपका? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1924 में किया था। सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सरोजिनी नायडू होंगे उसके सही आंसर। किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था? तो 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और जगह कौन था आपका? कानपुर था। जगह कौन था? कानपुर था। और क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। वहीं पर अगर भारतीय लग जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात अगर करेगा तो आपका सरोजिनी नायडू होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कराची अधिवेशन के बारे में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें आपका मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। हरिपुरा अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। जे.बी. कृपलानी के बारे में देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जे.पी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.पी. कृपलानी थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा था? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई में कपड़ा मिलों के मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी थे। मैजनी थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी थे। शेर पंजाब किसे कहा जाता था? शेर पंजाब किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में।
कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख गर्मपंथी नेता। प्रमुख गर्मपंथी नेता कौन कौन थे? गर्मपंथी नेता कौन कौन थे? तो लाल पाल बाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का भी नाम इसमें शामिल है। कौन कौन है आपके प्रमुख गर्मपंथी नेता? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष इत्यादि हैं। ये क्या है? आपके प्रमुख गर्मपंथी नेता हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रमुख नरमपंथी नेता के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख नरमपंथी नेता के बारे में देख लेते हैं तो इसमें आपका आ जाता है दादा भाई नेरोजी। कौन आ जाते हैं? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बैमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रमुख नरमपंथी नेता में कौन कौन से शामिल थे? दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बैमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब इसमें शामिल थे। किसमें? नरमपंथी नेता में। कांग्रेस के नरमपंथी नेता में ये लोग शामिल थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में है। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां के एक नज़र हम देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब होता है? अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में होता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब होता है? तो 1904 में होता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब होता है? 1904 में होता है। 1899 में स्थापित मित्र मेला, 1899 में स्थापित मित्र मेला, जिसके संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर का ही परिवर्तित रूप है। देखिए, अभिनव भारत जो है आपका 1899 में इसको स्थापित किया गया था। किस नाम से? मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। उसका आगे चल के नाम चेंज कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या रख दिया जाता है? अभिनव भारत समाज रख दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1904 में किया गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब होता है? 1904 में होता है। 1899 में स्थापित मित्र मेला, जिसके संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर थे, का ही परिवर्तित रूप था। क्या? अभिनव भारत समाज। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना होता है आपका 27 दिसंबर 1925 को। याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब होता है? तो 27 सितंबर 1925 को होता है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आपका केशव बलिराम हेडगेवार। इसके संस्थापक कौन थे आपका? तो केशव बलिराम हेडगेवार थे। मुख्यालय क्या था इसका? मुख्यालय था आपका नागपुर, महाराष्ट्र। मुख्यालय क्या था इसका? नागपुर, महाराष्ट्र। मुख्यालय कहाँ था इसका? नागपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब होता है? 27 सितंबर 1925 को होता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम हेडगेवार थे। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट हम देखते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में, बंगाल के क्रांतिकारी के नाम से इन्हें जाना जाता था। किनको? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। अगला पॉइंट है हमारा युगांतर के बारे में। अगला पॉइंट हमारा युगांतर के बारे में। संबंध संगठन जो है आपका, इसमें संबंध संगठन जो है आपका अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। संबंध संगठन जो युगांतर से अनुशीलन समिति और गदर पार्टी, इसका अन्य नाम, यानी इसका नाम जो है आपका जतीन्द्र नाथ बनर्जी का अन्य नाम क्या था? बाघा जतीन भी कहा जाता था। बाघा जतीन भी कहा जाता था। इसका अन्य नाम क्या है आपका? बाघा जतीन भी कहा जाता था। किनको? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, है ना। युगांतर और संबंध संगठन की अगर बात करते हैं तो इसमें संगठन कौन कौन था आपका? अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। इनका अन्य नाम था बाघा जतीन। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था? अक्टूबर 1924 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कानपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कानपुर में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल, अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होता है? अक्टूबर 1924 में होता है। स्थान कौन सा रहता है? आपका स्थान रहता है कानपुर का। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल थे जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य थे। हम बात कर लेते हैं अब काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में। इसका पूर्व नाम क्या था? काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसका पूर्व नाम क्या था? काकोरी कांड, कब घटित होता है? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। स्थान क्या रहता है? स्थान का नाम है आपका काकोरी। काकोरी के नाम पे आपका क्या पड़ा? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें क्या होता है? अप डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को सरकारी खजाना लूटा जाता है। इसमें अप डाउन याद रखेंगे, अप डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया। 26 क्रांतिकारी आरोपी हुए, 40 से 43 गिरफ्तार। 26 क्रांतिकारी आरोपी हुए, 40 से 43 गिरफ्तार किए गए। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो जाते हैं। क्रांतिकारी फांसी स्थल, क्रांतिकारी फांसी स्थल को हम देख लेते हैं एक बार। क्रांतिकारी फांसी स्थल को देख लेंगे अगला पॉइंट में। हम देख लेते हैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन जिसका पूर्ण नाम क्या था? काकोरी कांड था। कब की घटना है? 9 अगस्त, याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 की घटना है। स्थान कौन सा था? आपका काकोरी था। किस ट्रेन को लूटा जाता है? तो 8 डाउन, याद रखेंगे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया। इसमें कितने? 26 क्रांतिकारी आरोपी हुए, 40 से 43 को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्रांतिकारी फांसी स्थल। क्रांतिकारी फांसी स्थल को देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया? तो गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया? तो गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी दिया गया? तो अयोध्या। पूर्व नाम क्या था? फैजाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया? तो गोरखपुर में फांसी दिया गया। वही हम बात करते हैं अशफाक उल्ला खां को, तो अयोध्या में दिया गया जिसका पूर्व नाम क्या था? फैजाबाद था। रोशनलाल की अगर बात करें, रोशनलाल को फांसी कहाँ दिया गया? तो प्रयागराज जिसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद। रोशनलाल को कहाँ फांसी दिया गया? तो प्रयागराज जिसका पूर्व नाम क्या था? इलाहाबाद था। वहीं बात कर लेते हैं राजेंद्र लहरी को, तो इसकी जो है फांसी गोंडा में दिया गया था। कहाँ पे? राजेंद्र लहरी का फांसी गोंडा में दिया गया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के बारे में देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में हम देखते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1928 में किया गया। स्थापना कब किया गया? 1928 में किया गया। स्थान क्या था? स्थान आपका दिल्ली था। स्थान क्या था इसका? दिल्ली था। स्थान क्या था? दिल्ली था। स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1928 में होता है। स्थान कौन सा रहता है? आपका दिल्ली रहता है। स्थापना कहाँ पे होता है? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया जाता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह के बारे में हम देख लेते हैं। भगत सिंह की अगर बात करें तो दिसंबर 1928, याद रखेंगे दिसंबर 1928 जो है सैंडर्स की हत्या किया था भगत सिंह ने। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। 8 अप्रैल 1929 को, याद रखेंगे डेट, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बाद में लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा, बाद में लाहौर संयंत्र कांड के तहत इनको मुकदमा होता है और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया जाता है।
एक बार देख लेते हैं भगत सिंह के बारे में। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। बाद में लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अंतिम संस्कार जो है आपका फिरोजशाह जिले में सतलज नदी के तट पर। अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता है? फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर। फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पे। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा था? तो आपका भगत सिंह का था। पहली बार नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सुरसेन ने किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सुरसेन ने किया था। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 63 दिन तक की थी। किसने किया था? जतीन दास ने किया था। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 63 दिन तक किया था। किसने किया था? जतीन दास ने किया था। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम क्या था? तो आपका वंदे मातरम था। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम क्या था? एक था शांति घोष और दूसरा था सुनीति चौधरी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां के बारे में देख लेते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा के को अगर हम देखते हैं तो फरवरी 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया? लंदन में किया। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया? लंदन में किया। किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कब किया? 1905 में किया। कहाँ पे? लंदन में किया। द इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन इन्होंने ही किया। इंडिया हाउस का आधारशिला इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा। इंडिया हाउस की आधारशिला किसने रखा? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने रखा था। किसके द्वारा? इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा ही रखा था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं गदर पार्टी के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा स्थापना इसका कब होता है? तो 21 अप्रैल 1913 को। गदर पार्टी की स्थापना कब होता है? 21 अप्रैल 1913 को होता है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजी से स्वतंत्र कराना। उद्देश्य क्या था इसका? पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मुख्यालय था। इसकी स्थापना कब होता है? 21 अप्रैल 1913 को। उद्देश्य क्या था? पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना कब किया गया? 1913 में किया गया। कब किया गया? 1913 में किया गया। संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण भी गदर पार्टी किया गया। पथ प्रदर्शक कौन थे? लाला हरदयाल थे। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना कब होता है? 1913 में होता है। संस्थापक सदस्य कौन थे? आपका संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी कर दिया गया। पथ प्रदर्शक कौन थे? लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में देखते हैं। बकरतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में देखते हैं। बकरतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था।
स्वयं राष्ट्रपति बकरतुल्ला क्या बना था? प्रधानमंत्री। स्वयं राष्ट्रपति बने और बकरतुल्ला प्रधानमंत्री बना। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैडम भीखा काजी रुस्तम कामा। मैडम भीखा काजी रुस्तम कामा के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 24 सितंबर 1861 को। इनका जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 को। इनका पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था सोराबजी फ्रॉमजी पटेल। इनके पति का नाम क्या था? रुस्तम के कामा। इनके पति का नाम क्या था? रुस्तम के आर कामा। निजी सचिव इनके कौन थे? निजी सचिव किसके थे? ये आपका दादा भाई नौरोजी की। निजी सचिव किसकी थी? तो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव का नाम क्या था? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। स्टुअर्ट, ये जर्मनी की जो घटना है, तिरंगे झंडे के एक प्रारंभिक रूप में फहराया। इन्होंने तिरंगा झंडे को प्रारंभिक रूप में कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। किसने? मैडम भिखाजी कामा ने। अन्य नाम इनका क्या था? भारतीय क्रांति की माँ। भारतीय क्रांति की माँ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। तिरंगे झंडे के को कहाँ पे फहराया था? तो आपका स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। किसने? आपका मैडम जी भिखाजी रुस्तम कामा ने। ये आपका निजी सचिव किसके निजी सचिव थे? तो दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। इनका पति का नाम क्या था? रुस्तम के आर कामा। पिता क्या थे? सोराबजी फ्रामजी पटेल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। एक पनिया जहाज था। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कहाँ से निकला था? हांगकांग से कनाडा की तरफ। हांगकांग से कनाडा की तरफ यात्रा पर निकला एक जलपोत था कामागाटारू। भारत के गुरमीत सिंह ने जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बिठाया। कितने यात्रियों को उन्होंने बिठाया था? भारत के गुरमीत सिंह ने जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बिठाया। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से इन्हें रोक दिया। कनाडा सरकार ने इनको देश में प्रवेश करने से रोक देता है। वहीं पे अगर बात करते हैं यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया। किसका? शोर कमेटी का गठन किया गया। इसमें सदस्य कौन थे? आपका हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहनलाल पाठक थे। वहीं बात करते हैं अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बकरतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। एक बार और देख लेते हैं। कामागाटारू क्या था? एक पनिया जहाज था। कहाँ से चला था? हांगकांग से कनाडा की तरफ यात्रा को लेकर निकला एक जलपोत था। भारत के गुरमीत सिंह ने जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बिठाया था। कितने इसमें यात्री सवार थे? 376 यात्री इसमें सवार थे। कनाडा पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक देता है। एक शोर कमेटी का गठन किया जाता है यात्रियों के अधिकार की लड़ाई करने हेतु। कौन कमेटी? शोर कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य कौन थे? हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहनलाल पाठक थे। अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बकरतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। रास बिहारी बोस के बारे में देखते हैं। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी रास बिहारी बोस के बारे में देखते हैं। जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 15 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन। 15 से 23 जून में किसका सम्मेलन होता है? बैंकॉक में एक सम्मेलन होता है। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। ये कहाँ रहते थे? जापान में रह रहे एक भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 15 से 23 जून बैंकॉक में सम्मेलन होता है। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण देते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था या बोस ने किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन आंदोलन के बारे में। बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन के हैं या स्वदेशी आंदोलन, दोनों एक ही नाम है। बंगाल विभाजन कब किया जाता है? आपका 1905 की घटना है। बंगाल विभाजन कब की घटना है? 1905 की घटना है। निर्णय की घोषणा कब किया जाता है? इसमें निर्णय कब लिया जाता है? 20 जुलाई 1905 को। निर्णय कब लिया जाता है? 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब होता है? तो आपका प्रभावी होता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को।
शोक दिवस कब मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में। शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में। राखी दिवस की बात करें, राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, राखी दिवस किसके सुझाव पे लागू किया गया था? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। इसमें प्रावधान क्या थे? इसमें प्रावधान थे बंगाल का विभाजन दो भागों में। बंगाल का विभाजन दो भागों में किया गया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन की घटना कब की है? 1905 की है। निर्णय की घोषणा किया जाता है कब किया जाता है? 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर प्रावधान रखा जाता है बंगाल विभाजन दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का प्रावधान जो था इसका देख लेते हैं। इसको पश्चिम बंगाल में बांट लिया जाता है और पूर्वी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका शामिल था आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी बंगाल की अगर बात करते हैं तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम प्लस नया प्रांत है ना, नया प्रांत। इसमें मुख्यालय क्या था इसका? इसका मुख्यालय ढाका था। इसका मुख्यालय क्या था आपका? ढाका था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। घोषणा कब किया जाता है स्वदेशी आंदोलन को? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया जाता है? तो आपका 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया जाता है? 7 अगस्त 1905 को। ऐतिहासिक बैठक कहाँ पे होता है? स्थान होता है कोलकाता का टाउन हॉल। बैठक कहाँ पे होता है? तो कोलकाता के टाउन हॉल में। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी यहाँ भी पारित किया जाता है। कृष्ण कुमार मित्र ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। फिर हम बात करते हैं नेतृत्व किसने किया, कहाँ पे किया? तो लोकमान्य तिलक जो है आपका, लोकमान्य तिलक स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकमान्य तिलक का क्षेत्र कौन था? तो आपका कौन था इनका क्षेत्र? बम्बई और पुणे में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय की बात करें तो अजीत सिंह आपका और लाला लाजपत राय जो हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश को संभाले थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय किस क्षेत्र में थे? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश को संभाले थे। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, पंजाब को संभाला था, और अजीत सिंह जो है आपका उत्तर प्रदेश को संभाले थे। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। वहीं हम बात कर लेते हैं सैयद हैदर रजा की बात कर लेते हैं। तो सैयद हैदर रजा जो है आपका दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। वहीं बात कर लेते हैं चिदम्बरम पिल्ले की बात करते हैं। चिदम्बरम पिल्ले की बात करते हैं तो एक मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। हम बात कर लेते हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया था आगे। अजीत सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया था। लाला लाजपत राय पंजाब से थे और इन्होंने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। सैयद हैदर रजा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। वहीं बात कर लेते हैं चिदम्बरम पिल्ले का, तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाने का काम करते हैं। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से क्या रहे? आपके अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन का जुड़ाव। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन का जुड़ाव होता है। इसमें ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन का जुड़ाव होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात कर लेते हैं तो विदेशी कपड़ों की होली जलाने के आलोचक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों की होली जलाने के आलोचक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो अविंद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया कब? बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा।
बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया, कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका रही सर एंड्रयूज हेडरसन लिथफेजर की। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? सर एंड्रयूज हेडरसन लिथफेजर की। पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पूर्व एवं पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंधित कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल का विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल का विभाजन था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब होता है? आपका दिल्ली दरबार 1911 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। बनारस 1905। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बनारस 1905 में आपका अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चर्चा किस पे हुआ था? सेल्फ रूल प्रस्ताव पे। चर्चा किस पे हुआ था? सेल्फ रूल प्रस्ताव पे हुआ था। वही हम बात कर लेते हैं कलकत्ता 1906 के बारे में। कलकत्ता 1906 के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। और आपका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। प्रस्ताव पारित होता है स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी। इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित होते हैं? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव इसमें पारित होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाता है। उदारवादियों और अतिवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है। परिणाम क्या इसका निकलता है? कांग्रेस का अंततः विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है? आपका सूरत अधिवेशन में। कब होता है? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश होता है। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। दिसंबर 1916 में इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है और अन्य नाम इसका कांग्रेस लिंक पैक्ट भी था। इसका अन्य नाम क्या था? कांग्रेस लिंक पैक्ट भी था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो जाता है। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है, जिसको दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है और अन्य नाम इसका कांग्रेस लिंक पैक्ट भी है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा मुस्लिम लीग के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा मुस्लिम लीग के बारे में। इसका गठन का प्रस्ताव कब रखा गया? गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां द्वारा। गठन का प्रस्ताव कब रखा गया? दिसंबर 1906 में। ढाका के नवाब कौन थे? सलीम उल्लाह खां के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? इसका मुख्यालय लखनऊ। इसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? आगा खां। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? आगा खां। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? आगा खां। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। प्रमुख अधिवेशन की बात करते हैं तो इसका मुस्लिम लीग की प्रमुख अधिवेशन 1907 में कहाँ पे होता है? कराची में होता है।
मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है आपका प्रथम अधिवेशन 1907 में कहाँ पे होता है? कराची में होता है। कहाँ पे होता है? कराची में होता है। 1908 की अगर बात करते हैं 1908 में अमृतसर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग यहीं पे किया गया था। 1908 में जो है आपका अमृतसर में होता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग यहीं पे किया गया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में है। दादा भाई नौरोजी के बारे में है, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत के वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इनका पार्टी था उदारवादी दल। सीट था आपका फिशबरी का। सीट क्या था आपका? फिशबरी का। पार्टी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे। और किस सीट पर? तो आपका फिशबरी के सीट पर 1886, 1893 एवं 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कौन? दादा भाई नौरोजी जो है आपका 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी। यानी कि 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 3 बार आपका जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार की शुरुआत किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार की शुरुआत किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। गोखले का कथन है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। गोखले जी का कथन है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी में है। कथन किनका है? गोखले का है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। अगला पॉइंट हमारा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो ये भारत के वायसराय था। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं, भारत का वायसराय था। जॉन मार्ले की अगर बात करते हैं तो भारत सचिव था। भारत सचिव था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार था एक। इसका अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार भी था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था सबसे बड़ा दोष। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किसके तहत किया जाता है? तो आपके किसके तहत किया जाता है? आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। इस पर गांधी जी का कथन है, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी का कथन है, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? एनी बेसेंट और तिलक की थी। कांग्रेस लिंग समझौता के मुख्य शिल्पी कौन थे? कांग्रेस लिंग समझौता के मुख्य शिल्पीकार कौन थे? तो जिन्ना और तिलक थे। जिन्ना और तिलक थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा होम रूल लिंग आंदोलन। होम रूल लिंग आंदोलन के बारे में बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लिंग हम देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लिंग के बारे में, इसकी स्थापना कब किया गया था? अप्रैल 1916 में। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1916 में। प्रचार का माध्यम क्या था? मराठा और केसी। प्रचार का माध्यम क्या रहा? मराठा और केसी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर। इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर। इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर। कार्यक्षेत्र क्या था इनका? यानी तिलक का कार्यक्षेत्र क्या क्या रहा? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के। कर्नाटक भी रहा, महाराष्ट्र तो रहा, लेकिन बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार का क्षेत्र। मध्य प्रांत एवं बरार का क्षेत्र। हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लिंग के बारे में। किनका? बाल गंगाधर तिलक की। इसकी स्थापना कब होता है? अप्रैल 1916 में होता है। प्रचार का माध्यम क्या रहा? तो मराठा और केसी इसका प्रचार का माध्यम रहा। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ
बैप्टिस्टा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इनके सचिव कौन थे? एनसी केलकर इसके प्रथम सचिव थे। कार्यक्षेत्र जो कहाँ कहाँ पे रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। इनका कार्यक्षेत्र क्या था आपका तिलक महोदय का? तो कर्नाटक रहा, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर, मध्य प्रांत एवं बरार का क्षेत्र। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है एनी बेसेंट का होम रूलिंग। एनी बेसेंट का होम रूलिंग के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब होता है? इसकी स्थापना जो है सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में इसकी स्थापना होता है। प्रचार का माध्यम क्या था? इनका प्रचार का माध्यम इनकी पुस्तक था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की इनकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की पुस्तक है, उसी के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया। सचिव की अगर बात करते हैं, इनका सचिव का नाम क्या है? तो जॉर्ज अरुंडले। इनके सचिव का नाम क्या है? जॉर्ज अरुंडले। कार्यक्षेत्र इनका क्या रहा? बाल गंगाधर तिलक के होम रूलिंग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्र, बाल गंगाधर तिलक के होम रूलिंग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सारे क्षेत्र इनके में इन्होंने होम रूलिंग आंदोलन को चलाया था। इनका सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंडले इनके सचिव थे। प्रचार का माध्यम क्या था? इनके दो पुस्तक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया। इनकी स्थापना कब हुआ था? तो सितंबर 1916 में होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत में होम रूलिंग आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। भारत में होम रूलिंग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर क्वेश्चन दो तरीके से है, भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था सर्वप्रथम? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूलिंग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूलिंग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एनी बेसेंट फेबियन सोसाइटी की सदस्यता थी। एनी बेसेंट को फेबियन सोसाइटी की सदस्यता थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूलिंग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूलिंग महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? स्वराज सभा कर दिया। हम महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी का परिचय को प्राप्त करते हैं। इनका परिचय के बारे में एक बार देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म तिथि क्या है आपका? 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर गुजरात। पत्नी का नाम क्या है इनका? कस्तूरबा गांधी। पिता इनके कौन थे? पिता का नाम है करमचंद गांधी या कब्बा गांधी। करमचंद गांधी या कब्बा गांधी। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट तथ्य को देखते हैं। महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट तथ्य को देखते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किया था? क्वेश्चन पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1894 में किया था। 1894 में किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1899 की अगर बात करते हैं, द्वितीय एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1899 में किया था। 1899 में किया था। द्वितीय एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1899 में किया था। वर्ष 1902 की जो घटना है, विधि कार्यालयों की स्थापना। विधि कार्यालयों की स्थापना कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में। विधि कार्यालयों की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पे किया था? जोहान्सबर्ग में किया था। कब किया था? 1902 में किया था। 1903 की जो घटना है, इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन जो है आपका किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं।
अगला जो पॉइंट है हमारा वर्ष 1904 का घटना है। वर्ष 1904 की घटना है फिनिक्स आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे होता है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन, दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे होता है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना होता है। 1906 की जो घटना है सत्याग्रह के विचार के प्रेरणा। सत्याग्रह के विचार की प्रेरणा की घटना 1906 की है। 1910 की जो घटना है 1910 की जो घटना है टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब करते हैं? ये आपका 1910 में करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना के 6 साल के बाद। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब होता है? आपका 1904 में होता है। कहाँ पे करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, डरबन के दक्षिण अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब होता है? 1910 में होता है। सियरल के निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कब किया था? सियरल के निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कब किया था? 1913 में। 1914 की बात करते हैं। करों के उन्मूलन, भारतीय विवाह की मान्यता और भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका सड़कों के पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह। करों के उन्मूलन, भारतीय विवाहों की मान्यता और भारतीय के दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर बिना प्रतिबंध आवाजाही हेतु सत्याग्रह कब चला था? 1914 की यह घटना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। कब की घटना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। घटना 1915 की है। 1915 में ही आपका जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। वर्ष 1915 की बात करें तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ करते हैं? अहमदाबाद में करते हैं। मूल रूप से जीवनलाल देसाई का कोचरब स्थित बंगला में। मूल रूप से कहाँ पे आपका जीवनलाल देसाई का कोचरब स्थित बंगला में आपका सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1915 में करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। अगर दार्शनिक या अराजकतावादी, इनका सिद्धांत क्या था? दार्शनिक था और अराजकतावादी था सिद्धांत। रामराज्य के युगल सिद्धांत। रामराज्य के युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। रामराज्य के युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ था सर्वोदय। समाजवाद का अर्थ क्या था? सर्वोदय मानते थे। समाजवाद का अर्थ क्या था? सर्वोदय। सत्याग्रह रणनीति की अगर बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव अस्त्र उपवास। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र क्या था इनका? उपवास, अग्निबाण। अंतिम अस्त्र की बात अगर करें तो अंतिम अस्त्र के रूप में ये हड़ताल का प्रयोग करते थे। अंतिम अस्त्र के रूप में ये हड़ताल का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शत्रु को पराजित करना नहीं। शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। सत्याग्रही का उद्देश्य महात्मा गांधी के अनुसार क्या होना चाहिए था? शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। इच्छा की अगर बात करते हैं तो राज्यविहीन समाज की स्थापना। इनका इच्छा क्या था? राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। निष्क्रिय प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रयोग। निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रयोग के रूप में इन्होंने किया था। राजनीतिक अस्त्र। सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो नैतिक शक्ति। सत्याग्रह की बात करते हैं तो नैतिक शक्ति और सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह को सत्याग्रह कहा गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं भारत में महात्मा गांधी का उदय। भारत में महात्मा गांधी के उदय के बारे में देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी के उदय के बारे में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह की घटना कब की है? 1917 की है। चंपारण सत्याग्रह की घटना कब की है? 1917 की है। भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। नील की खेती की तीन-कठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन। नील की खेती की तीन-कठिया पद्धति के प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन। राजकुमार शुक्ल, किसके? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी का चंपारण आगमन होता है। किनके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी का चंपारण आगमन होता है। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में ब्रिटिश सरकार शोषणकारी तीन-कठिया प्रणाली को समाप्त करने का सहमत हो जाता है। अंत में ब्रिटिश सरकार शोषणकारी तीन-कठिया प्रणाली को समाप्त करने पर सहमत हो जाता है।
चंपारण संघर्ष के बारे में अगर देखें तो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण संघर्ष के बारे में अगर देखें तो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। खेरा सत्याग्रह 1918 के बारे में हम देखते हैं। खेरा सत्याग्रह 1918 के बारे में देखते हैं। कारण क्या था इसका? कारण था गुजरात के खेरा में सूखे के कारण फसल का बर्बाद होना। खेरा सत्याग्रह की घटना कब की है? 1918 की है। खेरा सत्याग्रह की घटना कब की है? 1918 की है। इसका कारण क्या रहा? गुजरात के खेरा में सूखे के कारण फसल का बर्बाद होना। सरकार द्वारा लगान में छूट देने से मनाही, संपूर्ण लगान वसूल करने पर उतारू। सरकार द्वारा लगान में छूट देने से मनाही, संपूर्ण लगान वसूल करने पर उतारू। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसमें? खेरा सत्याग्रह में। अंत में किसानों को रियायतें दी गईं। अंत में किसानों की रियायतें दी गईं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है आपका, ये घटना कब की? ये घटना भी आपका 1918 का है। अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात करते हैं, ये घटना कब की है? तो ये घटना 1918 की है। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी का पहली भूख हड़ताल कौन सा था आपका? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल था 1918। मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों के प्लेग बोनस देने से इनकार कर दिया गया। अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस देने का निर्णय अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस देने का निर्णय लिया गया। प्रसिद्ध कथन इसमें क्या है? प्रसिद्ध कथन के बारे में देख लेते हैं। विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। महात्मा गांधी का कथन है, विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। हरिजनों की सेवा मेरा जीवन है, इससे बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हरिजनों की सेवा मेरा जीवन है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये कथन किनका है? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत कौन कौन है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत जॉन रस्किन सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादक की प्रेरणा। जॉन रस्किन से प्रेरित थे ये सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन की प्रेरणा। थोरो से अगर बात करें, सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा। थोरो से इन्होंने क्या प्रेरणा लिया? तो सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा इन्होंने किससे लिया? थोरो से लिया। रस्किन से अगर बात करते हैं, रस्किन से बात करते हैं शारीरिक परिश्रम का आदर करना। रस्किन से अगर बात करते हैं तो शारीरिक परिश्रम का आदर करना। टॉल्स्टॉय अहिंसक असहयोग का आधार। टॉल्स्टॉय से इन्होंने क्या प्रेरणा लिया? तो अहिंसक असहयोग का आधार इन्होंने इसी से बनाया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आत्मनियंत्रण की अगर बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। आत्मनियंत्रण की अगर बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। डरबन की बात करते हैं, डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। डरबन की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका। 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1901 में, कब? 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। पहली बार जो भाग लिया था कहाँ पे महात्मा गांधी ने? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था ये आपका? 1901 में हुआ था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। बम्बई की बात करते हैं। बम्बई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना किया था। बम्बई में इन्होंने विधि कार्यालय की स्थापना किया था। 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण कर दिया गया। 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण कर दिया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में अगर देखें, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में देखें तो राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव। राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी टाइम पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी टाइम पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया।
वर्ष 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया। वर्ष 2011 टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। महात्मा गांधी को कितनी बार 5 बार नोबेल पुरस्कार हेतु नामित किया गया था? 1937 से 48 के बीच में। 1937 से 1948 के बीच में। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन पूछ लेता है महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? उनका क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखली प्रवास 1946-47 के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार बोस थे। नोआखली प्रवास 1946-47 के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो निर्मल कुमार बोस थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरुद्ध में राय बहादुर की उपाधि को त्याग किसने किया था? तो जमनालाल बजाज ने किया था। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था? तो जमनालाल बजाज ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में प्राणजीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि दी। दक्षिण अफ्रीका में प्राणजीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि दिया था महात्मा गांधी को। दक्षिण अफ्रीका में प्राणजीवन मेहता ने महात्मा की उपाधि दिया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था वर्ष 1934 में। महात्मा गांधी का निधन हुआ था। महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं,